Nursing Officer to my YouTube channel KD Nursing Classes. So today we are going to discuss about JIPMER previous year question part 2 and image based question. So let's start the video. So the first question is, acetazolamide is prescribed for a client hospitalized with the diagnosis of supratentorial lesion. When monitoring the client, the therapeutic effect, the nurse should monitor which of the following as a primary action of the medication: decrease in cerebrospinal fluid production, maintenance of blood pressure adequate for a cerebral perfusion, prevention of hyperthermia and prevention of hypertension. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है पेशेंट को सुप्राटेंटोरियल लीजन है. सुप्राटेंटोरियल लीजन्स कौन से लीजन्स होते हैं? जो हमारे अपर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. अपर ब्रेन में क्या क्या होता है? हमारा सेरेब्रम, वेंट्रिकल्स और कोरोइड प्लेक्सस होते हैं. एसिटाजोलामाइड, जो एसिटाजोलामाइड हमारी ड्रग है वो डाययूरेटिक क्लास ऑफ एक ड्रग है जो कि हम ग्लोकोमा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में भी पेशेंट को देते हैं. सो सुप्राटेंटोरियल लीजन हुआ है, पेशेंट को इंजरी हुई है ब्रेन में, तो इस वजह से पेशेंट का CSF प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ICP बढ़ सकता है. तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो कि उसके ICP को कम करे. तो एसिटाजोलामाइड क्या करता है? हमारा जो CSF फ्लूइड को कम प्रोड्यूस करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एसिटाजोलामाइड इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जो कि यूज होता है जो क्लाइंट या तो रिस्क पे है या जिनमें चांसेस है कि उनका ICP बढ़ सकता है. तो उन केस में हम डिक्रीज CSF प्रोडक्शन के लिए एसिटाजोलामाइड देते हैं पेशेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an example of synarthrosis joint? सिनएर्थरोसिस जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं? ये वैसे जॉइंट, सिनएर्थरोसिस वो जॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते. तो स्कल सूचर के जो फाइब्रस जॉइंट ऑफ स्कल सूचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल मूवमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते. और एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट्स में हमारे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फाइब्रस जॉइंट ऑफ स्कल सूचर. जो सिनएर्थरोसिस जॉइंट है, जो कि मैंने पहले बताया था कि कोई मूवमेंट इनके बीच में नहीं हो सकता, जो कि हमारे जैसे एक और एग्जांपल है इसका मैंडिबल और टीथ का, इन दोनों के बीच में भी हमारा कोई मूवमेंट नहीं होता. एल्बो जॉइंट एग्जांपल है हमारा हिंज जॉइंट का जो कि मूवमेंट अलाउ करता है इन अ वन डायरेक्शन. हिप जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काइंड ऑफ का एग्जाम्पल है जो कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज और रोटेटिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है. रिस्ट जॉइंट हमारा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट्स प्रोवाइड होते हैं. अब हम अबडक्शन और अडक्शन कैसे याद रखें, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे MCQ आते हैं. अडक्शन मतलब किसी चीज को ऐड करना. तो आपका बॉडी का पार्ट अगर आपकी बॉडी के पास आ रहा है तो इट मीन्स वो ऐड हो रहा है, तो इसीलिए अडक्शन हम इससे याद रख सकते हैं. अबडक्शन मतलब दूर ले जाना किसी चीज को. अगर बॉडी का पार्ट हमारी बॉडी से दूर जा रहा है दैट इज अबडक्शन. फ्लेक्शन मीन्स चीज को मोड़ के हम पास लाते हैं, दैट इज फ्लेक्शन. एक्सटेंशन उसको दूर लेके जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन बिलो. ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट्स, स्पॉन्डाइलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सो ये जो इमेज है ये हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. इसमें देख सकते हैं कैसे जॉइंट्स हमारे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं आगे की तरफ ना. सो दिस इज इमेज शोन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि मेनी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, मेनली ये हैंड्स और फीट्स के जॉइंट को अफेक्ट करता है. रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे होता है? इसमें खुद के इम्यूनिटी, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और ये सीवियर केसेस में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. अब हम देखते हैं स्पॉन्डिलाइटिस कैसे है. स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो एज रिलेटेड कंडीशन है जो कि जॉइंट अफेक्ट करते हैं, हमारे कार्टिलेज, लाइन, डिस्क ऑफ द नेक आर अफेक्ट होते हैं इसमें. तो देख सकते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में हमारी डिस्क प्रेजेंट होती है जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं. विद द एज क्या होता है, ये जो डिस्क होती हैं वो घिस जाती हैं, मतलब बहुत पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रास में पेन होना शुरू हो जाता है और ये मेनली हमारे बैक ऑफ द वर्टिब्रा, नेक एरिया में ये अफेक्ट करती हैं. तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस. नेक्स्ट इज
आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज गाउट। गाउट इज बेसिकली जब हमारे यूरिक एसिड इन बिटवीन द जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं, उसको हम गाउट बोलते हैं। अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट ड्यू टू एक्सेस यूरिक एसिड यूजुअली इन द बिग टो, और ये यूजुअली हमारा बिग टो में होता है। इनिशियली जब ये गाउट स्टार्ट होता है तो ये बिग टो को सबसे पहले अफेक्ट करता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं इन दोनों जॉइंट्स के बीच में हमारे यूरिक एसिड के ना क्रिस्टल्स बनते हैं, तो ये क्रिस्टल बन के इकट्ठा हो जाते हैं और ये इन बिटवीन द जॉइंट होते हैं और ये देन इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। Next is osteoarthritis. Inflammation of one or more joint. It is the most common form of arthritis that affect the joint in the hand, spine, knee and hips, और ये degenerative joint disease होती है। Osteoarthritis इसके इमेज में ये देख सकते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का इमेज है और इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग prednisone in the treatment of acute leukemia in children is that is able to decrease inflammation, reduce irradiation edema, suppress mitosis in lymphocytes, increase appetite and sense of well-being. prednisone is a kind of steroid जो कि हम ALL के केस में देते हैं पेशेंट को। प्रेडनिसोन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ल्यूकेमिया में जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है, तो ये सप्रेस करता है उनके मल्टीप्लिकेशन को विदाउट अफेक्टिंग दी आरबीसीज, और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को ये अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ अफेक्ट करता है लिम्फोसाइट्स के मल्टीप्लिकेशंस को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सप्रेसेस द माइटोसिस ऑफ lymphocytes. Next question, a patient is on a beta adrenergic blocker agent. What observation a nurse should make? Decrease in blood pressure, dyspnea, decrease in heart rate and a depression. So the correct answer is a decrease in blood pressure. Beta adrenergic blocker हमारे जो होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसमें हमारे जो ड्रग्स आते हैं वो है प्रोपेनॉल और एटेनॉल। इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक याद रखते हैं OLOL। इसके जो भी ड्रग्स हैं वो एंड होते हैं OLOL। इसका एक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, रेट ऑफ AV कंडक्शंस को डिक्रीज करता है। AV कंडक्शन मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, जो हमारे नोड्स होते हैं SA नोड, AV नोड, सो उससे जो इम्पल्सेस आते हैं उसके कंडक्शन को डिक्रीज करता है। सो बेसिकली ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। इसके साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, लेथार्जी। ब्रेडिकार्डिया इट मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, ज़्यादा हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है। लेथार्जी मतलब थकान महसूस होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डिस्टर्बेंस हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, डिक्रीज इन BP हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है पेशेंट को। Next question is, Mrs. Madhu is on oral anticoagulant that is warfarin for prevention of pulmonary embolism. The blood test for monitoring the dose of warfarin is, पेशेंट हमारे वारफरिन पे है तो हमें कौन सा ब्लड टेस्ट कराना है वारफरिन की डोज को मॉनिटर करने के लिए? क्लॉटिंग फैक्टर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और डी डाइमर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। INR PT दोनों यूज होते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, जो कि हमारा वारफरिन, और APTT हम इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, जो कि हिपैरिन सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है, ओरल फॉर्म में ही अवेलेबल नहीं होता है। INR पहले नहीं था हमारा कि ओरल एंटीकोगुलेंट के लिए, पहले सिर्फ PT ही टेस्ट होता था। फिर WHO ने 1983 में INR को भी इंट्रोड्यूस कर दिया एंड PT अब रिप्लेस हो गया है। D-dimer is a byproduct of degeneration of blood clots, specifically of the fibrin within the clot. Next question is, name of the following test which performed in a given image: perfusion index test, Allen test, Adam test और a lead test. So the correct option is option B. इस इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज में पहले हमने क्या किया है, that is अल्नर और रेडियल आर्टरी, दोनों आर्टरीज है हमारी, इन दोनों को हमने साथ में प्रेस किया है, तो इससे हमारे हैंड्स की सर्कुलेशन रुक गई। उसके बाद क्या किया गया, अल्नर आर्टरी को छोड़ दिया गया और देखा गया कि सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं।
और तब तक हमने रेडियल आर्टरी को प्रेस करके रखा। देन उसके बाद हम वाइस वर्सा करते हैं, अल्नर आर्टरी को प्रेस करके रखते हैं, रेडियल आर्टरी को छोड़ते हैं। ये टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं? ये टेस्ट हम एबीजी लेने से पहले परफॉर्म करते हैं पेशेंट को। क्यों परफॉर्म करते हैं? मान लीजिए आपने पेशेंट का ये टेस्ट नहीं किया और रेडियल आर्टरी से सैंपल ले लिया और उसकी अल्नर आर्टरी में ब्लॉकिंग प्रेजेंट थी और सैंपल लेते टाइम रेडियल आर्टरी डैमेज हो गई, तो पेशेंट के दोनों हाथ की दोनों जो आर्टरीज थी, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, दोनों ही डैमेज हो गई, तो उसके हाथ में सर्कुलेशन नहीं आएगा, तो पेशेंट के हाथ में नेक्रोसिस भी और डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए बिफोर टेकिंग द एबीजी सैंपल वी डू अ एलन टेस्ट। परफ्यूजन इंडेक्स टेस्ट क्या होता है? परफ्यूजन इंडेक्स टेस्ट जो हम पल्स ऑक्सीमेट्री से टेस्ट करते हैं उसको हम परफ्यूजन इंडेक्स टेस्ट कहते हैं। एडम टेस्ट हमारा यूज होता है स्कोलियोसिस को डायग्नोस करने के लिए। लेड टेस्ट, अगर पेशेंट लेड से एक्सपोज हुआ है, लिथियम से, तो उस केस में पेशेंट का लेड टेस्ट हम करते हैं। सो द ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये एडम टेस्ट का इमेज है। एडम टेस्ट हम स्कोलियोसिस को डायग्नोस करने करते हैं। स्कोलियोसिस का मीन्स हमारी वर्टिब्रा एस शेप की हो जाती है। हम इसे कैसे डायग्नोस करते हैं? हम पेशेंट को स्ट्रेट खड़े होने के लिए बोलते हैं दोनों हाथों को साइड में रखना है और पैरों को जोड़ लेना है, और हम पेशेंट के पीछे खड़े होते हैं बैक साइड में, और पेशेंट को हम फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए कहते हैं। जब वो फॉरवर्ड बेंड होता है, नॉर्मली हमारी जो बैक साइड है वो ऐसे स्ट्रेट में आती है, बट स्कोलियोसिस के केस में ये एक टेढ़ा सा स्लाइडिंग सा शेप बनाती है, स्ट्रेट नहीं होती। तो इससे हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को स्कोलियोसिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन बिलो इन द इमेज। चौवेस्टिक साइन, टॉर्सिस साइन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकलीमिया। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं पेशेंट को हमने बीपी कफ बांधा हुआ है और उसकी जो कार्पोपीडियल मसल है वो ट्विच हो रही है, तो ये टॉर्सिस साइन है। चौवेस्टिक साइन एंड टॉर्सिस साइन दोनों ही हाइपोकैलीमिया के साइंस होते हैं। टॉर्सिस साइन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पेशेंट को हम बीपी कफ बांधेंगे और हमें उसको कितना इन्फ्लेट करना है, जितना पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उससे 20 mmHg हम ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे और उसको 3 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखेंगे, तब पेशेंट की कार्पोपीडियल मसल स्पैज्म होगी। तो हम इससे टॉर्सिस साइन को देख सकते हैं। चौवेस्टिक साइन कैसे करना है? जो फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व है हमारी, उस पर हम जब टैप करेंगे तो उसमें ट्विचिंग होगी, फेस में हमारे फेशियल मसल में ट्विचिंग होगी, तो उसे हम चौवेस्टिक साइन को डायग्नोस कर सकते हैं। और ये दोनों ही साइन हमारे हाइपोकैल्सीमिया के साइंस हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। टॉर्सिस साइन में हमें दो चीज़ ये याद रखनी है कि बीपी कफ हमें कितना इन्फ्लेट करना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 20 mmHg ज़्यादा, और 3 मिनट तक हमें उसको इन्फ्लेट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सो पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया और बोथ बी एंड सी। पोटेशियम क्लोराइड हम किस केस में पेशेंट को नहीं देंगे? हम उन केसेस में नहीं देंगे जब पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है। सो ये ओलिगूरिया और एनयूरिया के केस में पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है, तो इन केसेस में हम नहीं देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पेशेंट का यूरिन के थ्रू पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो जाएगा। जब पेशेंट का यूरिन आउटपुट 2 ml/kg/h से ज़्यादा नहीं होता, तब हम पोटेशियम क्लोराइड पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करते। पॉलीयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन आउटपुट 3 लीटर्स पर डे से ज़्यादा होता है इन अडल्ट और 2 लीटर्स पर डे से ज़्यादा होता है इन चिल्ड्रन। ओलिगूरिया का मतलब चाइल्ड में 0.5 ml/kg/h यूरिन आउटपुट रहेगा और अडल्ट में 500 ml पर डे। एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन को बोलते हैं। So option D is the correct answer. Next question, priority nursing care given to the resuscitative patient with extensive burn, body image, level of pain, fluid status और risk of infection. So resuscitative phase में patient के लिए हमारा क्या सबसे मेन प्रायोरिटी रहेगा? सो रिससिटेटिव फेज हमारा स्टार्ट होता है 48 to 74 आवर, जिसमें हम फ्लूइड स्टेटस मैनेजमेंट को देखते हैं। अक्यूट फेज में हम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को अवॉइड करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्लूइड स्टेटस। I hope you like my video, so please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned with KD Nursing Classes for upcoming videos.